स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। और बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और ये अध्याय 6 है और इसका ये पार्ट फर्स्ट है। और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। और चैप्टर का नाम है मृदा, मतलब मिट्टी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि चैप्टर का नाम मृदा है, तो इस पूरे चैप्टर में हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, उनकी क्या क्या उनकी खूबियाँ होती हैं उनके अंदर, ठीक है। और मतलब मिट्टी के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो मृदा जो है वो प्रकृति का एक मूल्यवान संसाधन है। आपको पता है संसाधन क्या होता है, कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। तो संसाधन का तो मतलब हमें पता है। तो ये मृदा जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये प्रकृति का एक काफी बेशकीमती और बहुत बहुमूल्य एक संसाधन है मृदा। और मृदा अगर ना हो तो किस प्रकार हम खेती करेंगे, और खेती नहीं होगी तो किस प्रकार हम अपना मतलब कैसे गुजारा करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मिट्टी काफी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए, एक से संसाधन के रूप में हमें मिली है। और इसके निर्माण में लाखों वर्ष तक लग जाते हैं, मिट्टी को बनने में काफी लंबा टाइम लगता है। और मृदा जो है भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग होता है। भूपृष्ठ क्या है, कि जो हमारा मतलब ऊपर का सरफेस है, जो हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा है ऊपरी। तो मृदा क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जो कि चट्टानों के टूटने फूटने से और उनके जो बारीक कण एकत्रित होते हैं, ठीक है, या फिर वनस्पति जो होते हैं उनके सड़े गले अंशों के मिश्रण से। जो वनस्पति पेड़ पौधे जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनके जो अंश होते हैं जब वो मिक्स होते हैं इन बारीक कणों के साथ, तो जब वो दोनों मिक्स होके जो एक रूप लेते हैं वो मृदा बन जाती है उससे, ठीक है। तो ये आपको एक परिभाषा याद रखनी है कि मृदा जो है वो भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है, जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों के मिश्रण से जो है बनती है। और जलवायु एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है, ठीक है। जलवायु भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कि जैसी जलवायु होगी वहां की मृदा भी उसी प्रकार होती है। और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैव रासायनिक चक्र मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन चक्र है या और भी बहुत सारे चक्र आपको पढ़ाए थे। तो इन सब प्रक्रियाओं से जो है हमारी मृदा बनती है। अब आगे देखेंगे मृदा के प्रकार कितने होते हैं, हमें इस चैप्टर में कितने प्रकार की मृदाएं पढ़नी है। सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा, ठीक है। और उसके बाद काली मृदा, और उसके बाद लाल और पीली मृदा, और उसके बाद देखें तो लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पिटमय मृदा और वन मृदा। टोटल 8 प्रकार की मृदाएं हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट जो होगा वो टोटल इन पूरे मृदा के प्रकारों के ऊपर होने वाला है। तो एक एक मृदा का प्रकार आपको डीपली अच्छे से बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला है हमारा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि ये काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसी मृदा से बना हुआ है। जो हमारा नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स हैं, जो हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है पूरा, वो पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और जलोढ़ का मतलब है कि जो जल को अपने साथ मतलब जल जो होता है जो नदियों के द्वारा कुछ मतलब कण ले, जो नदी होती है जब वो अपने रास्ते में बह रही होती है तो अपने साथ कुछ वो नदी कण लेके आती है। उन कणों के अंदर अवसाद भी होते हैं, गाद भी होते हैं, कंकड़ भी होता है, बजरी भी होती है, पत्थर भी होते हैं, जैविक पदार्थ भी होते हैं। तो ये सभी नदियों के अंदर जब वो नदी बह रही होती है तो ये सारी चीजें भी नदी के साथ बहती हैं अंदर ही अंदर। और जब नदी इन सब चीजों को किसी एक जगह पर जाके डिपॉजिट कर देती है, यानी कि जमा कर देती है, निक्षेपित कर देती है, तो हमारी जलोढ़ मृदा वो बन जाती है वहां पे। समझ में आया। और भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मृदा, बहुत ज्यादा जो है भारत में पाई जाती है। और इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। मान लो गंगा नदी है, वो अपने साथ मैंने आपको बताया अवसाद, कंकड़, पत्थर, जैविक पदार्थ और गाद, ये सारी चीजें बहाकर लाएगी। और जहां भी उसको जाके वो निक्षेपित करेगी, इन सब चीजों को जहां उसको डिपॉजिट करेगी, जमा करेगी, वहीं पर ये मृदा का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और वो मृदा बन जाएगी। ये मृदा जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मानी जाती है कृषि के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है क्योंकि ये काफी बारीक होती है। और नदी घाटियों
जो नदी घाटियां होती हैं, और जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, और जो तटीय मैदान होते हैं। ठीक है, ये 3 क्षेत्र याद रखना। एक तो है जो नदी घाटियां, और डेल्टाई क्षेत्र, और तटीय मैदान। इन 3 क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, और इस मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब आपको कुछ मैं खनिजों के नाम बताता चलूंगा जो कि हर मृदा में आपको याद रखने हैं, कि किसी मृदा में ये चीजें ज्यादा होती है और किसी में कम होती हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है, इसके अंदर जो है पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। आगे देखते हैं। इस मृदा का रंग जो है वो हल्का धूसर, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर, आपने ग्रे कलर सुना होगा। तो ग्रे कलर की ये मिट्टी होती है, दिखने में थोड़ी हल्की ग्रे कलर की, और राख जैसे ग्रे कलर की भी हो सकती है। और यह भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है उत्तर भारत के, वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत के अंदर। अब हम जलोढ़ मृदा को देखें तो ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है खादर मृदा, और एक होती है बांगर मृदा। आपने इनके बारे में शायद ही 9वीं क्लास में भी शायद पढ़ा हो, खादर और बांगर। तो हम इन दोनों की विशेषताएं भी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा है कि आपको एक एक मृदा के बारे में डीपली बताऊंगा, ताकि आप पेपर में बिल्कुल अच्छे से लिख के आओ। अब सबसे पहले हम खादर की विशेषताएं देखते हैं, कि ये जो जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है खादर, इसमें क्या होता है। तो ये जो है गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदानों में पाई जाती है। जो खादर मृदा है वो गंगा के ऊपरी जो मैदान है वहां पर, और जो मध्यवर्ती मैदान है उस जगह पर पाई जाती है। और खादर जो है वो हर साल बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है। जलोढ़क मतलब मिट्टी। तो जो खादर है वो नई मृदा है, ठीक है, नए प्रकार की मृदा है, मतलब इसमें नयापन है। और ये हर साल बाढ़ के द्वारा, जो बाढ़ आती है, जब वो अपने साथ जितने भी अवजाद बहाकर लाती है, कंकड़, जैविक पदार्थ, जब वो बाढ़ आकर किसी एक जगह पर निक्षेपित कर देती है मैदानों में, तो वहां पर ये बन जाती है, और ये हर साल नई बनती है। और ये महीन गाद होती है, ठीक है, महीन मतलब छोटी छोटी, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, इसके जो कण होते हैं सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण इसकी उर्वरता बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है ये मिट्टी। और जैविक पदार्थ इसमें हर साल आते हैं, क्योंकि बाढ़ आएगी तो कुछ जीव जो होंगे वो मृत जीव होंगे, कैसे भी जीव होंगे, वो सभी पानी के साथ बहाकर वो बाढ़ उसको लेके आएगी, और जब उसको एक जगह निक्षेपित करेगी, तो हर साल जैविक पदार्थ जब ज्यादा मिट्टी में होंगे, तो वो मिट्टी और ज्यादा उत्पादकता करेगी, और ज्यादा उसमें उपजाऊपन बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई खादर। अब हम बांगर की अगर बात करें, तो बांगर में क्या होता है। ये बांगर जो है पुराना जलोढ़क होता है, पुरानी मृदा होती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है बांगर। और इसका जमाव जो होता है बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। ऐसी जगह पर ये मिट्टी जो है वो जमती है, मतलब बनती है, निर्मित होती है या होती है, जहां बाढ़ हर साल नहीं आती, ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों से काफी दूर। और खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ भी पाए जाते हैं, ये याद रखना, कंकड़ भी होते हैं इनके अंदर। और उत्तर के हिस्से में मिट्टी काफी ऊंचाई पर है और प्राचीन है, ठीक है, जो उत्तर का हिस्सा है हमारा, वहां पे मिट्टी काफी ऊंचाई पर है। जो बांगर मिट्टी है काफी ऊंचाई पर है और काफी पुराने समय से है वहां पे। और आगे देखते हैं, यह भूमि, यहाँ की भूमि ऊंची होती है। जहां भी बांगर मिट्टी होती है वो हमेशा ऊंची भूमि पर होगी, ठीक है, ऊंची भूमि पर पाई जाएगी। और भूमि ऊंची होती है जिसके कारण उर्वरता कम होती है और कंकड़ ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बांगर। आशा करता हूं आपको जलोढ़ मृदा समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली मृदा है काली मृदा। काली मृदा जो है इसकी विशेषताएं देखेंगे हम। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से प्राप्त लावा से होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो अंदर से लावा निकलता है, जब वो निकल के ठंडा होता है, जमता है एक जगह, वो चट्टान का रूप लेता है। जब वो चट्टान फिर टूटती फूटती है, छोटे कण होते हैं, तब जाके काली मृदा बनती है। समझ में आया। और इस काली मृदा को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी। और ये एक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें कपास वगैरह की खेती भी की जाती है, ठीक है, कपास की खेती होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, याद रखना। काली मृदा, रेगड़ मिट्टी और कपासी मृदा, 3 तरह से इसके नामों को जाना जाता है। और आगे देखते हैं इसकी विशेषता। काली मिट्टी के अंदर चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, ये जो मैंने तत्व आपको बताए हैं, खनिज जो तत्व आपको बताए हैं मैंने, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है, ठीक है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व जो होते हैं वो इनमें ज्यादा नहीं पाए जाते, ठीक है। और आगे देखते हैं, जो इसके क्षेत्र हैं वो है दक्कन का पठार, ठीक है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्कन के पठार का हिस्सा है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो काली मिट्टी से घिरा हुआ है।
महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात के कुछ भाग हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हैं और तमिलनाडु के कुछ भाग हैं। तो आपको क्षेत्र याद रखने हैं। आपको मैं बताऊं मिट्टी की अगर विशेषता आपको याद रखनी है, एक तो आपको ये याद रखना है इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, दूसरा ये याद रखना कि इसके क्षेत्र कहाँ पे है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और देखते हैं ये मिट्टी जो होती है काली मिट्टी गीला होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जब गीली होती है तो इसको इसके अंदर फुलाव आ जाता है और ये चिपचिपी भी हो जाती है। तो ये इतना ही था इसकी विशेषता के बारे में। अब अगली जो मृदा है वो है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, नाम से पता चल रहा होगा इसका रंग कैसा होगा। तो इस मृदा का रंग जो है वो लाल होता है और ये मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती, मतलब जितनी जलोढ़ मृदा होती है उतनी ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी नहीं होती। और इसमें नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ जो होते हैं ये ही क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। अगर किसी मिट्टी में इन्हीं की कमी होगी तो वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। और जब ये जल योजित होती है, जल योजित का मतलब है जब ये लाल मिट्टी जल में यानी पानी में घोल दी जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, पीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ये मृदा जो है दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जो हमारे दक्षिण के पठार हैं उसके पूर्वी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो क्षेत्र याद रखना है आपको। और इसका जो और भी क्षेत्र बताता हूँ आपको, इसके ओडिशा है, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हैं और मध्य गंगा के मैदान। ठीक है, जो गंगा के मैदान का मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। और महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा उर्वर होती है। ये लाल और पीली मिट्टी जो महीन कणों वाली होती है, जो बारीक वाली होती है, वो उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, उर्वर होती है। और मोटे कण वाली जो होती है लाल और पीली मिट्टी वो काफी ज्यादा अनुर्वर होती है। ठीक है, क्योंकि मोटे कणों वाली जो मृदा होती है वो उच्च भूमि की मृदा होती है, वो ऊंचाई पर होती है, तो वो ज्यादातर उपजाऊ नहीं मानी जाती। उपजाऊ वही मिट्टी मानी जाती है जिसके कण बारीक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला जो मृदा का प्रकार है वो है लैटराइट मृदा। अब लैटराइट मृदा की विशेषताएं देखते हैं। आपके पेपर में सीधा आपसे सिर्फ विशेषताएं पूछेंगे और आपको जैसे मैं बता रहा हूं आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो लैटराइट, सबसे पहले आपको लैटराइट शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो लैटराइट एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटराइट जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है लेटर। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है लेटर, उससे बना है लैटराइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लेटर का शब्द का मतलब होता है ईंट। ठीक है, ईंट। तो ईंट जैसी इसमें मतलब कुछ विशेषता होंगी। अब देखते हैं, एक तो इसका क्षेत्र देख लो। जो ये लेटराइट मृदा है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता हो और बारिश भी ज्यादा होती हो। और इसका निर्माण जो है लेटराइट मृदा का मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाले निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, मानसूनी जलवायु जब होती है उसमें शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन, जब शुष्क और आर्द्र मौसम में जब परिवर्तन होता रहता है तो उस परिवर्तन के कारण जब निक्षालन की प्रक्रिया होती है। अब आपको निक्षालन की प्रक्रिया मैं एक बार अच्छे से समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। और आपको निक्षालन की प्रक्रिया जब ये होती है तो इससे ये मृदा का निर्माण हो जाता है। और लेटराइट मृदा जो है उपजाऊ नहीं होती, याद रखना, लेटराइट मृदा उपजाऊ नहीं होती। इसमें नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। मैंने आपको कहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक पदार्थ ये जब किसी मिट्टी में नहीं होते तो वो मिट्टी कभी उपजाऊ नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए ये चीजें जरूरी होती है। अगर इन्हीं चीजों की कमी है तो वो मिट्टी कभी उपजाऊ नहीं होती। और ये मिट्टी जो है पश्चिमी तट पर पाई जाती है हमारे भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, असम के पर्वतीय क्षेत्रों में और राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, तो ये लेटराइट मृदा के बारे में आपको मैंने बताया। कुछ और विशेषताएं देखते हैं कि मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। जो ईंटें बनती है हमारी उसको बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली मृदा है हमारी शुष्क मृदा। शुष्क का मतलब होता है सूखा मौसम, रूखा सूखा मौसम। और शुष्क मृदा का मतलब होगा ऐसी मृदा जिसमें नमी की मात्रा कम हो। ठीक है, और मतलब जल की मात्रा कम हो जिसके अंदर। तो देखते हैं शुष्क मृदा की विशेषताएं क्या है। पहली जो विशेषता है वो देखते हैं आपके सामने कि शुष्क मृदा का रंग जो होता है वो लाल रंग से लेकर किशमिश जैसा होता है। शुष्क मृदा का जो रंग होगा वो लाल से लेकर और किशमिश जैसे रंग का होता है। और ये बलुई और लवणीय होती है। ठीक है, बालू के जैसी होती है शुष्क मृदा, जैसे बालू होता है और उसी बालू के जैसी होती है और साथ में ये लवणीय होती है। इसमें मतलब नमक की मात्रा ज्यादा होती है इस मिट्टी के अंदर।
और आपको बता दूं, जिस मिट्टी में नमक ज्यादा होता है वो कभी उपजाऊ नहीं बन पाती, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनके पानी को वाष्पीकृत करके हम नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहाँ के मिट्टी के अंदर पानी जो होता है उसमें इतना ज्यादा नमक होता है कि अगर हम उसको वाष्पीकृत करते हैं तो हम सीधा नमक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा लवणीय मृदा होती है। और शुष्क जलवायु यानी सूखी जलवायु, उच्च तापमान यानी बहुत तेज गर्मी, और तीव्र वाष्पीकरण, जब आपको वाष्पीकरण को मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको पता ही है। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं तो इनके कारण मृदाओं में क्या आता है, नमी और ह्यूम्स की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से नष्ट हो जाती है। नमी तो एकदम खत्म ही हो जाएगी। जब नमी तो वहीं रहेगी जहां पे उच्च तापमान ना हो, तब हाई टेम्परेचर है जहां गर्मी है तो वहां नमी कभी रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ दिखती है शुष्क मृदा, आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से दिखती है। अब इसमें क्या खेती हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती ये, क्योंकि उपजाऊ होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क मृदा अनुर्वर होती है, बिल्कुल उर्वर नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें ह्यूम्स भी नहीं होते, ना इनमें जैविक पदार्थ होते, बहुत कम मात्रा में होते हैं जैविक पदार्थ भी। और नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ने की, जब हम नीचे जाते हैं इस मृदा के, तो इसमें चूने की मात्रा बढ़ने के कारण जो निचला संस्तर होता है, जो निचला जो एरिया होता है इस मिट्टी का, उसमें कंकड़ की परतें भी पाई जाती हैं। कंकड़ की परतें, जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, वो भी पाए जाते हैं इसमें अंदर। और मृदा की जो तली संस्तर, जो सबसे नीचे नीचे वाला जो संस्तर है, उसमें कंकड़ की परतें जब बन जाती है, मृदा के नीचे के साइड में जब कंकड़ ज्यादा हो जाते हैं, तो पानी का रिसाव, जो पानी का लीकेज है, वो भी सीमित हो जाता है। मतलब पानी इतना ज्यादा लीक नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि जो सिंचाई कर जब हम इस मिट्टी के ऊपर जब हम सिंचाई करते हैं, तो इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि वो नमी क्यों बनी रहती है, वो पानी तो नीचे रिसाव हो ही नहीं पाएगा उसका, क्योंकि कंकड़ पत्थर है नीचे, तो वो पानी वहीं पर रहता है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में जहां पर ऐसे मिट्टी में सिंचाई की जाती है, वहां पर अगर पौधे अगर हम लगाते हैं तो उनकी वृद्धि के लिए जो नमी होगी वो हमेशा मिट्टी में बनी रहेगी, क्योंकि इसके निचले संस्तर में कंकड़ की परतें पाई जाती हैं। और ये मिट्टी जो होती है, ये विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति, जो काफी जो सूखे एरिया होते हैं, सूखे स्थलाकृति वाले, जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, उस जगह पर ये ज्यादातर विकसित हुई है ये मिट्टी, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा रहती है। अब अगली मृदा है लवण मृदा। लवण का मतलब होता है नमक, और नमक मृदा मतलब लवण मृदा का मतलब ऐसी मृदा है जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब जो सूखे और थोड़े से आधे सूखे जो इलाके होते हैं, जो जलाक्रांत क्षेत्र होते हैं, और जो अनूप होते हैं, अनूप वन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो वहां पर ऐसे इलाकों में ये लवणीय मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी की जो बनावट है वो बलुई होती है, मतलब बालू जैसी होती है, और दुमटी भी होती है। और ये जो लवणीय मृदा है, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल बहुत कम होता है, चूना भी बहुत कम होता है। और इसका जो क्षेत्र है लवणीय मृदा का, ये पश्चिमी गुजरात है, पूर्वी तट का डेल्टा है, और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन का जो क्षेत्र है, ये इस मिट्टी का इलाका है जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। और देखते हैं कि ये जो मिट्टी है, इसको ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ऊसर मिट्टी भी, इस मिट्टी को कहा जाता है ऊसर, बंजर एक तरीके से। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम काफी अधिक होता है। सोडियम और ये सब अधिक होगा तो इसमें जाहिर सी बात है नमक ज्यादा ही होगा। और अनउर्वर होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, पूरी तरीके से बंजर मिट्टी होती है ये। और शुष्क जलवायु यानी कि जो सूखी जलवायु है लगातार, और खराब अपवाह यानी जो पानी का बहाव है वो अगर खराब हो, तो इसके कारण इसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रकार से फिर ये मिट्टी दिखती है। तो इसमें कुछ भी वनस्पति वगैरह नहीं उग सकते, ये आप मान के चलिए। आगे देखते हैं। जो गुजरात का कच्छ है, कच्छ का जो रण का जो इलाका है, वहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है तो उसके साथ क्या होता है, नमक के कण आते हैं। उस मानसूनी हवाओं के साथ नमक के कण आते हैं, और एक पपड़ी के रूप में ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं। और जो डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। जो डेल्टाई इलाके होते हैं, वहां जो समुद्री जल होता है, वो जब भर जाता है तो क्या होता है कि लवणीय मृदाओं का विकास होने लगता है उस इलाके में। और जो अत्यधिक सिंचाई वाले इलाके होते हैं, जहां बहुत ज्यादा सिंचाई करी जाती है, और जहां पर गहन कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, जहां कृषि बहुत ज्यादा की जाती है, तो वहां पर विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों, हरित क्रांति आपको नहीं पता होगा शायद। हरित क्रांति हमारे भारत में ऐसी क्रांति आई थी जिसमें हमारे जो फसलों के उत्पादन पर अत्यधिक मतलब जोर दिया गया था, और मतलब कृषि में सुधार किए गए थे।
तो ऐसे इलाके हैं जो हरित क्रांति वाले इलाके हैं, जहां पर कृषि ज्यादा की जाती है, जहां अत्यधिक सिंचाई होती है, उन क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं जो हैं वो भी धीरे धीरे लवणीय होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंचाई करने से भी मिट्टी लवणीय हो जाती है। तो ये लवण मृदा है। और मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए एक उपाय है, वो ये है कि जिप्सम डाल सकते हैं हम। मृदा के अंदर जो है जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो नमक की मात्रा में थोड़ी बहुत कमी आती है। अगली मृदा है पिटमय मृदा। पिटमय मृदा की विशेषताएं देखेंगे। जो पिटमय मृदा है, ये मृदाएं जो होती हैं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बहुत ज्यादा गीलापन रहता हो, भारी वर्षा हो और बहुत ज्यादा आर्द्रता नमी रहती हो, और जहां वनस्पति की वृद्धि बहुत अच्छी हो, जो हरा भरा इलाका हो। और इन क्षेत्रों में क्या होता है कि मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। जो ऐसे इलाके होते हैं जहां भारी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा नमी रहती है और बहुत ज्यादा वनस्पति होते हैं, तो वहां पर जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन जहां ज्यादा होगा, वहां की मिट्टी भी उपजाऊ होगी। तो ये जो मिट्टी है, इसमें फिर ह्यूम्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जैविक तत्व भी बढ़ जाते हैं। लगभग 50% इसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गाढ़ा जो होता है, और गाढ़े से लेकर काले रंग तक की ये मिट्टी होती है, इसका जो कलर होता है। और जो इस मिट्टी का क्षेत्र है जहां ये पाई जाती है, वो है बिहार का उत्तरी भाग, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग, और पश्चिमी बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली मृदा है वो है वन मृदा। वन मृदाओं के बारे में देखते हैं, इनकी विशेषताएं। तो ये वन मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वनों में बनती हैं, जहां ऐसे जंगल जहां बारिश बहुत अच्छी मात्रा में होती हो, और इनका निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। ठीक है, जो पर्वतीय नेचर होता है वहां पर ये मिट्टी बनती है। और ये मिट्टी जो है घाटी जो होती है, वहां पर दुमटी होती है ये मिट्टी, और पांशु होती है। वहीं जो ऊपरी ढाल होती है वहां पे ये मोटे कणों वाली होती है। मोटे कण वाली मिट्टी हमेशा ऊपरी भूमि पर ही पाई जाती है, याद रखना। और हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, हिमालय के ऐसे क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, वहां पर इन मृदाओं में अनाच्छादन होता रहता है। अब अनाच्छादन की प्रक्रिया आपने अच्छे से पढ़ रखी है, अपक्षय, निक्षेपण, और जिसमें ये सारी चीजें अपर्दन वगैरह शामिल होता है। ठीक है, तो ये लगातार जब इसमें होता रहता है तो तब ये मिट्टी वहां पे बनती है। और ये मिट्टी जो है ये अम्लीय और कम ह्यूम्स वाली होती है, इसमें ह्यूम्स की मात्रा कम होती है। और ये मिट्टी एसिडिक होती है, एसिड ज्यादा होता है इसके अंदर, जो अम्ल होता है वो ज्यादा होता है। और निचली घाटियों में जो पाए जाने वाली मिट्टी होती है वो उर्वर होती है, और जो ऊंची भूमि पर जो मिट्टी मोटे कणों वाली होती है वो उर्वर नहीं होती। तो ये वन मृदाएं थी। तो यहाँ इसी के साथ मैंने आपको सभी मृदाओं के प्रकार बता दिए हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स के साथ। आप इन्हें याद कर लीजिए, पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।